चलिए, तो अब क्या करते हैं, तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को समझाते हैं। तो देखो, ये सबसे पहला वाला कौन सा ग्लैंड है, इसका क्या नाम है, सेमाइनल वेसाइकल, है ना। एक जोड़ी ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल, लोकेशन बता दिया कहाँ पे। अगला कौन सा ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। और ये वाली कौन सी ग्लैंड है, इसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। या इसी का क्या नाम है, बल्बोएथर ग्लैंड, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब देखो, एक एक करके मैं सभी के फंक्शन को समझाऊंगा कि कौन क्या करेगी, किसमें क्या सिक्रीशन है, इसकी वजह से वो क्या करेगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन को समझा देते हैं। देखना, कॉपर्स ग्लैंड जो सिक्रीट करता है मटेरियल, यहाँ पे सिक्रीट किया, वो हाईली एल्कलाइन होता है। क्या होता है, हाईली एल्कलाइन होता है, हाईली एल्कलाइन होता है। पीएच लगभग लगभग उसका लगभग 7.5 के आसपास, इतना एल्कलाइन होता है। 7.5 से 7.8 तक भी होता है, ठीक है। क्या करता है समझना, जब भी मेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील करता है, क्या बोला मैंने, जब भी मेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील करता है, तो उस टाइम पेनिस में होता है इरेक्शन। कैसे होता है कल समझाएंगे। पेनिस इरेक्ट करती है, पेनिस इनलार्ज होती है। तो जब पेनिस से इनलार्ज हो रही होती है, उसी दौरान ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, उसको आके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कौन, सिंपैथेटिक के पहले, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इस कॉपर्स ग्लैंड के चारों ओर जो ये मसल है, इस मसल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और अगर ये मसल्स हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे बताओ, इस ग्लैंड को दबा दिया जाएगा, और दबा दिया जाएगा तो उसका सिक्रीशन इसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो जल्दी से। अब ये क्यों आया है, उसका दो काम है, इस हाईली अल्कलाइन फ्लूइड का दो काम है। एक तो इसका क्या काम है, ये पूरी, एक बार बताओ, अभी मेल सीमेन नहीं निकाला है, उससे पहले यूरिन निकाला होगा ना, अरे बोलो, यूरिन निकाला होगा ना, तो उससे पहले तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक, यस और नो। और अगर उस एसिडिक मीडियम में सीमेन आएगा तो स्पर्म तो मर जाएगा, यस और नो। उसमें तो स्पर्म आएगा तो मर जाएगा ना। तो हम नहीं चाहते कि स्पर्म मर जाए, तब तो सारा स्पर्म इधर ही मर जाएगा, फीमेल बॉडी में जाके क्या फर्टिलाइजेशन करेगा, हम नहीं चाहते मरे। तो मेल जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील किया कि उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिस टाइम पेनिस इरेक्ट हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर दिया, इस कॉपर्स ग्लैंड को दबा दिया, और दबाने से क्या निकला, हाईली एल्कलाइन फ्लूइड। और वो फ्लूइड इस मीडियम को तो पहले क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया। और न्यूट्रलाइज करके या तो न्यूट्रल बना देगा, या नहीं तो मामला एल्कलाइन तक पहुंचा देगा। ये तो किसका काम हो गया, कॉपर्स ग्लैंड का एक काम। दूसरा, ये फ्लूइड यहां से निकलते निकलते, जो हाईली एल्कलाइन फ्लूइड है, ये निकलते 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 निकलते, अभी सीमन नहीं आया है, सबसे पहले यही निकलता है कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन। जैसे मेल एक्साइटमेंट फील करता है, सबसे पहले कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन ही निकलता है। ये पीएमटी का सवाल भी है, इन तीनों में सबसे पहले किसका सिक्रीशन आउट होता है, आंसर कॉपर्स ग्लैंड। वो रिलीज करना स्टार्ट किया और अब रिलीज होता जा रहा है, तो उसका सिक्रीशन आ जाता है कहाँ, बाहर। तो ये जो ग्लास पेनिस देख रहे हो ना, इसको क्या करता है, वो लुब्रिकेट कर देता है। क्या कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है, एकदम चिकना कर देता है। इसका रोल क्या है, लुब्रिकेशन कर दिया, लो लुब्री लुब्रिकेट ग्लांस पेनिस, लुब्रिकेट ग्लांस पेनिस। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि अगर मान लो कि ये मेल क्वाइटस करेगा, तो फीमेल में अपना ये पेनिस को डालेगा, तो वहां फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। अगर फ्रिक्शन होगा तब तो इंजरी हो सकती है ना। फ्रिक्शन रिड्यूस कर देने के लिए नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा कौन, कॉपर्स ग्लैंड। तो इसके दो काम है, एक तो क्या, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था एपीएमटी में कि अगर कॉपर्स ग्लैंड हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए या डैमेज हो जाए, तो क्या प्रभाव होगा, दो प्रभाव। पहला, सीमन तो आएगा, लेकिन उसमें सारे स्पर्म मरे हुए होंगे। क्यों मर गए, क्योंकि वो पेनाइल यूरेथ्रा को कोई न्यूट्रलाइज नहीं किया। अब आप बोलोगे सर, उसके पहले इधर का भी तो यूरेथ्रा एसिडिक होगा, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, अरे करेगा, रुको ना, पहले इधर से देखो, करेगा, उधर भी न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, रुको ना। तो इधर क्या हुआ कि अगर स्पम, अगर कॉपर्स ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाएगा, तो स्पम पेनाइल यूरेथ्रा में एसिडिक मीडियम से मर जाएगा। एक तो ये प्रभाव होगा। दूसरा, फ्रिक्शन रिड्यूस होने से पेनिस को इंजरी होगा और वेजाना को भी इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो ये काम, ये कॉपर्स ग्लैंड का खेला समाप्त है, ठीक है। इसका इससे ज्यादा बड़ा रोल है नहीं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं किस पे,
सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड पे सुनना, अभी मैंने समझाया था। सेमाइनल वेसिकल क्या रिलीज करेगा? सेमाइनल फ्लूइड। क्या रिलीज करेगा? सेमाइनल फ्लूइड। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। क्या रिलीज करेगा? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। चलिए अब मैं एक एक करके इन दोनों के कंपोनेंट बता देता हूं कि सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या क्या चीजें हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती है, मैं एक एक करके बताता हूँ इसमें। चलो एक एक करके बताता हूँ। इसमें एक होता है फाइब्रिनोजन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन। रोल भी बताऊंगा सबका, डोंट डोंट वरी। फाइब्रिनोजन। इसके अलावा इसमें एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन। एक होता है साइट्रेट। क्या होता है? साइट्रेट। एक होता है आइनो, आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल, ठीक है। और एक कुछ होता है एल्कलाइन प्रोटीन। एल एल्केलाइन प्रोटीन, वही बेसिक प्रोटीन जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए ये तो होगा इसके कंटेंट। अब आते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या क्या होता है। इसमें होता है आपका प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। रुको पहले ये नहीं बताएंगे, पहले बता देते हैं क्लॉटिंग इंजन। अरे 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 क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, सीक्वेंस में बताएंगे तो याद ज्यादा होगा। हाँ, इसमें होता है कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स। क्लॉटिंग एंजाइम्स। और होता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। इसमें एक चीज बताना भूल गया, फ्रक्टोज। सबका रोल बताएंगे, डोंट वरी। इसके अलावा इसमें होता है कैल्शियम+2 और फॉस्फेट आयन। कंटेंट तो आपको याद रह जाएगा अगर फंक्शन याद है, और फंक्शन मैं याद करा देता हूँ। देखो फ्रक्टोज क्या करता है सेमाइनल फ्लूइड में? ये एज अ एनर्जी फ्यूल है। क्या है? एज एनर्जी फ्यूल फॉर स्पर्म। एज एनर्जी फ्यूल फॉर स्पर्म। एक बात बताओ, आपको पता है ना कि ठीक है, वास्ट डिफरेंस एम्पुला तक स्पर्म तो कैसे आ गया? वही पल्सेशन मूवमेंट। उसके बाद भी आगे स्पर्म अपना एनर्जी खर्चा करके नहीं जाएगा। यूरेथ्रा में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बाकी स्पीड तो उसको मिली चुका, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फीमेल बॉडी में जाने के बाद, समझ रहे बात, फीमेल बॉडी में वजाना में गिरेगा स्पर्म और उसको जाना है फेलोपियन ट्यूब तक। ये लंबा रूट है, बहुत लंबा रूट है, और वहां पे कोई उसको मदद नहीं करने वाला। वहां तक कैसे जाएगा भाई? वहां उसको अपना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो वहां जाके वो किसी से एनर्जी मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। उसको समाइनल फ्लूइड ने ही, समाइनल वेसिकल ने ही बोला लो तुम मेरे साथ चलो और मैं अपने साथ फ्रक्टोज लेकर चलता हूँ, तुम्हें एनर्जी सोर्स के तौर पे फ्रक्टोज मिलेगा। अब सवाल है व्हाई फ्रक्टोज, व्हाई नॉट ग्लूकोज? व्हाई फ्रक्टोज, व्हाई नॉट ग्लूकोज? आपको मैं प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में चलता है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है ग्लाइकोलाइसिस चलता है, पहला स्टेप। और ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, तब वो फ्रक्टोज 1,6 फाइनली जाके ग्लाइकोलाइसिस में दो एनर्जी मिलता है एनारोबिक, फिर जाके पायरुविक एसिड घुसता है क्रेब साइकिल में, पढ़ाएंगे पूरा। तो मेरा सवाल है कि हमारे बॉडी में ऑल सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। समझ में आ रहा? चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही होता है। और ग्लाइकोलाइसिस का इनिशियल जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज। लेकिन भाई ये कौन सी सेल आ गई स्पर्म जिसमें इनिशियल स्टेप पे एनर्जी सोर्स की तरह सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है फ्रक्टोज? ऐसा क्यों किया गया भाई? तो समझना बड़ी बात। होता क्या है कि जब फीमेल की वजाना में जाएगा सीमेन, तो फीमेल की वजाना में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्यों पाए जा रहे हैं, क्या रोल है, मैं वजाना में पढ़ा दूंगा। वो बैक्टीरिया
फीमेल की वेजाना को एसिडिक बना के रखता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, जो भी मिलता है न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेता है, और वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है वहां पे फीमेल की वेजाना के अंदर। और आपको मैंने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों का इनिशियल स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो अगर मान लो हम स्पर्म के साथ एनर्जी सोर्स के तौर पे ग्लूकोज को भेजते हैं, तो हम भेजते हैं स्पर्म के लिए कि तुम जब वेजाना में जाना तब से ग्लूकोज यूटिलाइज करके अपना मूवमेंट दिखाने लगना। हम भेजते हैं स्पर्म के लिए, और खा जाता है बैक्टीरिया, वो अपना जिंदा रहने के लिए उसको एनारोबिक ब्रेकडाउन करके एनर्जी ले लेता। स्पर्म तो बेचारा देखते रह जाता, सारा स्पर्म वहीं वेजाना में मर जाता, मोटाइल हो नहीं पाता, वहीं रह जाता, फंस के मर जाता कुछ दिन में। तो भगवान ने क्या किया जुगाड़, बोला रुको, मैं तुम्हें ऐसा एनर्जी सोर्स देता हूं, इस एनर्जी सोर्स को ह्यूमन का बॉडी का कोई सेल यूज कर ही नहीं सकता है, ह्यूमन का बॉडी का कोई अदर सेल यूज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ह्यूमन का ऑल बॉडी सेल्स एनर्जी सोर्स के तौर पे सबस्ट्रेट को ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट होगा उसका, कोई और नहीं होगा। ग्लूकोज ही टूटेगा, फ्रक्टोज में आगे बढ़ेगा कहानी। लेकिन फ्रक्टोज को डायरेक्ट यूज करे एनर्जी सोर्स के लिए, ऐसी हिम्मत किसी अदर सेल की नहीं है, उसकी पाथवे उस टाइप से डेवलप की ही नहीं गई है। लेकिन स्पर्म के अंदर ये एबिलिटी दिया गया कि तुम फ्रक्टोज को डायरेक्ट एज एनर्जी सोर्स यूज कर लेना। तो बता समझ में आया कारण क्या है, ताकि वेजाना के बैक्टीरिया ग्लूकोज ना खा जाए, इसलिए ग्लूकोज देंगे ही नहीं, फ्रक्टोज देंगे। और वेजाना के बैक्टीरिया फ्रक्टोज को एज एनर्जी सोर्स डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, इवन ह्यूमन की बॉडी का भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। यही कारण है कि फ्रक्टोज एज एनर्जी सोर्स सेमाइनल फ्लूइड में सेमाइनल वेसिकल नहीं बना के डाल दिया। चलो पहले फ्रक्टोज का रोल क्लियर, पता है यही कारण है कि पहले, आज तो खैर नहीं, पहले फ्रक्टोज को रेप टेस्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए यूज किया जाता था, आज की डेट में नहीं किया जाता। पहले क्या होता था समझना, अगर कोई फीमेल ब्लेम कर रही है कि मेरा रेप हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, 48 घंटे के अंदर अंदर सैंपल लिया जाता था फीमेल के दूध से। अगर स्पर्म गया है अभी तो एटलीस्ट 48 घंटे तक वो वेजाना में अभी सर्वाइव करता है, वेजाना में उसके सिक्रेशंस रहते हैं। तो स्पर्म गया तो अकेले तो गया नहीं होगा, सीमेन के साथ गया होगा। और अगर उसका रेप हुआ है तो रेप के दौरान जरूर सीमेन गिरेगा, बिना सीमेन गिरे रेप हो ही नहीं सकता है। हाँ वो अलग बात है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया गया हो, ठीक है, रेपिस्ट को इतना दिमाग थोड़ी है, ठीक है। तो और वो भी बहुत पहले की बात चल रही है सब, अब तो साइंस डेवलप कर गया, रेपिस्ट को भी दिमाग आ गया, ठीक है। तो वो लोग क्या करता था, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज कर लेता था, मतलब कि रेप कर देता था किसी का। तो क्या होता था कि फीमेल के वेजाना से सिक्रीशन इंजेक्शन से निकाला जाता था, अलग टाइप का इंजेक्शन होता था ताकि नुकसान ना हो जाए, और उसमें फ्रक्टोज का टेस्ट किया जाता था। अगर फ्रक्टोज मिल गया तो ये कन्फर्म है कि इसका रेप हुआ है, अगर मिल गया तो, नहीं मिला तो ये जरूरी नहीं कि रेप नहीं हुआ है, ये बात कंफर्म नहीं होता था। लेकिन मिल गया तो पक्का है कि रेप हुआ है, क्योंकि फीमेल के वजाने में फ्रक्टोज आएगा कहाँ से, वहां तो ग्लूकोज होना चाहिए, बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, और फ्रक्टोज आया मतलब सीमेन आया है, सीमेन आया मतलब इसका रेप तो हुआ है। अब रेप किया कौन है वो तो डीएनए टेस्ट से पता लगा लेंगे, लेकिन इसका रेप हुआ है, ठीक है। लेकिन पता ये बहुत पुराना तरीका था रेप टेस्ट पता करने का, ठीक है। फिर इस टेस्ट का गलत फायदा उठाने लगी फीमेल, फेक फेमिनिज्म, वो लखनऊ गर्ल आया था ना हाल फिलहाल में, लखनऊ गर्ल आजकल पता नहीं कौन कौन सी गर्ल आ रही है, कैब ड्राइवर के साथ मारपीट करती है, ठीक है। पता नहीं हम लोग ड्राइवर की जगह होते नहीं तो उस फेक फेमिनिज्म का तो ना दर्जी उड़ा देंगे जिस दिन आ जाएगा सामने। ये लखनऊ गर्ल, अब मान लो कि उसको उसका तो दिमाग उड़ा हुआ था आधा, वो कल को आरोप लगा देती कि नहीं ये तो मेरा रेप भी किया है, लो लो अब क्या करोगे। तो अब ये मतलब कि गलत, उसको पता है कि होता क्या था कि इसका गलत यूज किया जाता था, इसका फ्रक्टोज टेस्ट का, रेप टेस्ट के कंफर्मेटरी टेस्ट में। कैसे फीमेल क्या करती थी, जानबूझ के फ्रक्टोज सॉल्यूशन अपने वेजाना में इंसर्ट कर देती थी, उससे भी नहीं हो तो जानबूझ के, अगर उसका कोई मेल पार्टनर हो, मेल सेक्स पार्टनर हो, जानबूझ के उसका स्पर्म अपने वेजाना में डलवा लेती थी, और फिर हल्ला करने लगती थी कि नहीं मेरा कोई अदर आदमी रेप किया, फंसाने के लिए। बस बेवजह पागल सब लोग होते, लखनऊ का देखो महापागल, चंठ चंठ बोले उसको, भोंट, उस टाइप की लड़की जो होती है लखनऊ गर्ल, ठीक है। तो उस टाइप की लड़की किसी पे भी जाकर आरोप लगा दे कि मेरा रेप हुआ, अब वो अपने वेजाना में खुद ही घुसा लिए फ्रक्टोज, या किसी का सीमन घुसा लिए। अब उस टाइम तो यही टेस्ट था, फ्रक्टोज टेस्ट से। तो भाई ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए, जब डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता था वो लड़की जिसपे आरोप लगाई है, वो लड़की को कितना ज्ञान, लखनऊ गोल को कितना ज्ञान, 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है, मूर्ख चंडाल, मतलब कि क्या ही बोले उसको, जिसको कुछ आता जाता नहीं है।
तो वो तो आरोप लगा देती थी कि हाँ भाई मेरा रेप हुआ है। लेकिन जब डीएनए टेस्ट में जिसपे आरोप लगाया गया उसका डीएनए टेस्ट भी तो होगा, डीएनए टेस्ट में पता ही नहीं चलता था कि इसका डीएनए। तो फिर वो जिसपे आरोप लगा है वो बोलता था कि देखिए मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, उसका फलाना मेल पार्टनर है, वो उसके सीमेंट डाला होगा और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तब उसके मेल पार्टनर को पकड़ के बुलाया जाता था, चलो बोला बोला लखनऊ का बोलो तुम्हारा मेल पार्टनर कौन है, लाओ उधर लाओ इधर लाओ, चलो डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट कराया और उसके मेल पार्टनर का डीएनए मैच कर गया। तब लखनऊ का को भी कूटा गया और उसके मेल पार्टनर को भी पूरी तरीके से कुटाई की गई। मतलब वो दोनों मिलकर कैब ड्राइवर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इस टाइप के लखनऊ घर पुराने जमाने में बहुत सारे हुआ करते थे, ठीक है। तब जाके रेप टेस्ट के लिए फ्रैक्टोज टेस्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि लड़कियां इसका गलत यूज कर रही थी और ये टेस्ट का कोई वजूद नहीं रह गया। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रेडिशनल रेप टेस्ट में कौन से पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता था, आंसर क्या है, फ्रक्टोज। कारण क्या मैंने समझा दिया, ठीक है, इससे ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा। चलो, फ्रक्टोज का खेला समाप्त है कि वो एज ए एनर्जी फ्यूल की तरह तो अभी भी काम आता है, पहले भी काम आता है, ठीक है। अब आते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ये सीमन को सॉलिड करने में, सीमन को जमाने में, मतलब कोगुलेट करने में, कोएगुलेट कोगुलेट करने में, कोगुलेशन ऑफ सीमन, कोगुलेट करने में काम आता है। फाइब्रिनोजन सीमन को कैसे कोगुलेट करेगा वो अभी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। बस 2 मिनट के लिए ध्यान रखो कि सीमन को कोगुलेट करता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा। अब आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, फीमेल में वेजाना, वेजाना के बाद आता है यूट्रस। यूट्रस का जो पहला पार्ट होता है सर्विक्स, और वो सर्विक्स एकदम बहुत नैरो पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर नैरो पार्ट है तो स्पर्म को आगे बढ़ने में, वेजाना के बाद आगे यूट्रस में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आता है। तो होता क्या है कि स्पर्म अपने साथ सेमिनल फ्लूइड में लेके जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर होते हैं सर्विक्स की वॉल में। ये प्रोस्टाग्लैंडिन उसके साथ बाइंड करता है और सर्विक्स की वॉल को डायलेट कर देता है ताकि स्पर्म अच्छे से आगे मूव करता है। तो बस इसका एक ही रोल है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। और क्यों किया गया सर्विक्स को डायलेट, आप समझ चुके हैं, ताकि स्पर्म अच्छे से आगे बढ़ पाए। अब आते हैं साइट्रेट। साइट्रेट और आइनोसिटोल ये बाइंडर है, ये है कैल्शियम+2 का बाइंडर, कैल्शियम+2 को बाइंड करके रखता है, ठीक है। हाँ, ये है कैल्शियम+2 का बाइंडर और ये है फॉस्फेट का बाइंडर। अब बोलोगे सर कैल्शियम+2 और फॉस्फेट को बाइंड करके साइट्रेट और आइनोसिटोल क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा? अरे भाई स्पर्म की मोटिलिटी में कैल्शियम+2 और फॉस्फेट का रोल है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन में भी रोल है। जब फर्टिलाइजेशन होगा ना तब भी इसका रोल दिखेगा। हालांकि फर्टिलाइजेशन में तो केवल स्पर्म पहुंच पाएगा, लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी में रोल है कैल्शियम+2 और फॉस्फेट का। तो उसको कोई बाइंड करके तो रखे। अब लोग सर कैल्शियम+2 और फॉस्फेट आएगा कहाँ से? आ जाएगा, रुको ना, होल्ड करो ना, आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर बोल जाओगे कि साइट्रेट और आइनोसिटोल में कौन किसका बाइंडर है, तो C4 साइट्रेट और C4 कैल्शियम+2, ठीक है। तो चलो हो गया। अब बात करते हैं किसकी, एल्कलाइन प्रोटीन की। एल्कलाइन प्रोटीन सेमाइनल फ्लूइड को एल्कलाइन बनाता है, समझ में आया? ये एल्कलाइन फ्लूइड जो है, एल्कलाइन प्रोटीन सेमाइनल फ्लूइड को एल्कलाइन बनाने का काम करता है। इसीलिए सेमाइनल फ्लूइड का भी पीएच एल्कलाइन होता है, लगभग 7.2 के आसपास। अब समझ में आया कि यहाँ का माहौल न्यूट्रलाइज कैसे होगा? पीछे से पूरा का पूरा इजैकुलेटरी डक्ट तक तो न्यूट्रलाइज ही रहेगा मामला। और वो सिक्रीशन जब प्रोस्टेट ग्लैंड में आएगा तो बताओ सेमाइनल फ्लूइड भी यहाँ पर रिलीज होगा ना, तो बताओ वो न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं मामला को, बोलो करेगा ना? अब समझ में आया ऊपर वाला मामला कैसे न्यूट्रलाइज होगा? क्योंकि सेमाइनल फ्लूइड भी कितना है, पीएच 7.2। कौन करा रहा है उसको, एल्कलाइन प्रोटीन, वो उसको एल्कलाइन बना दे रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने सभी का रोल समझा दिया। फ्रक्टोज एनर्जी सोर्स की तरह काम आएगा, फाइब्रिनोजन सीमन को कोगुलेट करने में काम आएगा। कैसे कोगुलेट होता है अभी मैं समझाऊंगा मैकेनिज्म, रुक जाओ। प्रोस्टाग्लैंडिन सर्विक्स को डायलेक्ट करेगा, साइट्रेट कैल्शियम बाइंडर है, आइनोसिटोल फॉस्फेट बाइंडर है, और इन दोनों का कैल्शियम+2 और फॉस्फेट का, इन दोनों का चाहो तो लिख लो, इधर लिखवा दूंगा, इन दोनों का स्पर्म की मोटिलिटी में रोल है। एल्कलाइन प्रोटीन सेमाइनल फ्लूइड को एल्कलाइन बनाता है ताकि जो ये प्रोस्टेटिक उरेथ्रा है ये क्या हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। इधर का रोल खत्म। अब आते हैं क्लॉटिंग एंजाइम। इधर प्रोस्टेट फ्लूइड में, प्रोस्टेट फ्लूइड में ये भी पीएच इसका भी एल्कलाइन ही होता है, इसका होता है 7.3 के आसपास, ठीक है। इसमें क्लॉटिंग एंजाइम ये भी हेल्प करते हैं सीमन को कोगुलेट करने में, जमाने में। कैसे, अभी मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। कोगुलेट करने में काम आता है, कोगुलेशन ऑफ सीमन।
अब आते हैं प्रोफैब्रिनोल एसिड। पहले सीमन जमता है और फिर बाद में गलता है, मतलब लिक्विफिकेशन होता है। समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी समझाएंगे जस्ट। तो ये प्रोफैब्रिनोल एसिड लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन में काम आता है, सीमन को लिक्विफाई, उसको पिघलाने में, उसको पिघलाने का मतलब उसको लिक्विफाई करने में काम आता है। अब आते हैं साइट्रिक एसिड। देखो साइट्रिक एसिड यहाँ भी था साइट्रेट, और साइट्रिक एसिड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे साइट्रिक एसिड का, यहाँ पे साइट्रिक एसिड काम आ रहा था कैल्शियम को बाइंड करने में। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो साइट्रिक एसिड रिलीज कर रहा है, ये एज एनर्जी फ्यूल काम आएगा। अब लोग सर फ्रक्टोज तो है ना, फ्रक्टोज ग्लाइकोलाइसिस चलाएगा, और साइट्रिक एसिड एज एनर्जी डायरेक्ट इन क्रेब साइकिल। आपको जब पढ़ाया जाएगा क्रेब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस तो आपको समझ में आ जाएगा। साइट्रिक एसिड तो डायरेक्ट क्रेब साइकिल में घुस जाएगा। तो बताओ कितनी कितनी एनर्जी देके भेज रहे हैं, फ्रक्टोज भी भेज रहे हैं, साइट्रिक एसिड भी भेज रहे हैं, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? ठीक है, ये हो गया। अगला कैल्शियम प्लस टू बाइंडर, कैल्शियम प्लस टू बाइंडर, ठीक है, सॉरी कैल्शियम प्लस टू बाइंडर कहाँ है, यहाँ तो कैल्शियम प्लस टू। तो देखो मैंने, अरे यार कैल्शियम प्लस टू, हाँ कैल्शियम प्लस टू और फॉस्फेट, मैंने यहाँ कहा ना कि साइट्रेट और एनोसिटोन कैल्शियम प्लस टू और फॉस्फेट का बाइंडर है। तो आएंगे कहाँ से? तो वो बना कर रिलीज करता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम भी दे देगा, फॉस्फेट भी दे देगा, और ये दोनों हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी, हेल्प्स इन स्पर्म जो मूव करता है उसमें दोनों मदद करता है, हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी। तो लो मैंने सब कुछ समझा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, सब कुछ समझा दिया ग्लैंड में, ठीक है। इतना ज्यादा आपका काम का है भी नहीं, मैंने सब कुछ समझा दिया, मेडिकल कॉलेज में काम आ जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो कवर्ड हो गया, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ। इधर फ्रक्टोज एनर्जी देगा, फैब्रिनोजन कोगुलेट कराने में काम आएगा, सीमन को जमाने में काम आएगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करेगा? सर्विक्स को डायलेक्ट करेगा, यूट्रस की सर्विस को डायलेक्ट करेगा ताकि स्पर्म आगे बढ़ पाए। साइट्रेट एनोसिटर कैल्शियम फॉस्फेट का बाइंडर है, एल्कलाइन प्रोटीन, सामान्य फ्लूइड को एल्कलाइन बनेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट करेगा, पीएच उसका भी 7.3 होगा, एल्कलाइन होगा। उसमें क्लोटिंग एंजाइम है जो सीमन को कोगुलेट करने में काम आएगा, अभी मैकेनिज्म में समझा दूंगा। प्रोफैब्रिनोल एसिड लिक्विफिकेशन में काम आएगा, अभी समझा दूंगा। साइट्रिक एसिड ये भी एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा, लेकिन एक क्रेब साइकिल में, ठीक है, और वो ग्लाइकोलाइसिस में। कैल्शियम प्लस टू और फॉस्फेट ये स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। चलिए इतना में इसको छोड़ के, किसको? फैब्रिनोजन और क्लोटिंग एंजाइम और प्रोफैब्रिनोल एसिड, इसके एक्शन को छोड़ के अगर किसी में डाउट है तो मैं पूछने का मौका देता हूँ। अतीक डाउट है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है साइट्रेट और एनोसिटोन के साथ। हाँ वही तो बोल रहे हैं, बाइंड हो जाता है। वही तो बोल रहे हैं कि ये कैल्शियम फॉस्फेट देगा, वो उसका बाइंडर है, उसको बाइंड करके रखेगा। क्यों बाइंड करके रखा है? जब स्पर्म जाके वहां मोटिलिटी दिखाएगा ना फीमेल ट्रैक्ट में, तब जाके ये कैल्शियम बाइंडर और फॉस्फेट बाइंडर कैल्शियम और फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, और वो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेगा। कैसे करेगा आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। हाँ और बोलो। हो गया। इरहान, ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से लीजिए जल्दी। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं कोगुलेशन ऑफ सीमेन। आइए नया स्लाइड लेते हैं, वहां पढ़ाते हैं। अब हम एडिंग क्या है? कोगुलेशन ऑफ सीमेन। कुछ नहीं है, सिंपल है भाई। कोगुलेशन ऑफ सीमेन, सीमेन कोगुलेट कैसे हो, आओ समझाते हैं। अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला कि इधर सेमाइनल फ्लूइड भी रिलीज होता है, बोला ना अभी। ये लो, ये क्या है? सेमाइनल फ्लूइड है ना? चलो ठीक है। और इधर मैंने बोला क्या? प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी रिलीज होता है कि नहीं? दोनों एल्कलाइन ही है। अब समझ गए ना, प्रोस्टेटिक फ्लूइड दोनों के मिलने से एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने बोला कि इसमें स्पर्म को जमाने के लिए क्या है? फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। सीमेन के साथ आ जाएगा वो बाहर, ठीक है। और इसमें होता है क्लॉटिंग एंजाइम। क्या होता है इसमें? क्लॉटिंग एंजाइम। ये होता है जमाने के लिए। अब समझना मेरी बात ध्यान से। होता क्या है मेल बॉडी के अंदर, देखो यहां तक, वो डायग्राम दिखाऊं मैं? यहां तक देखो, यहां तक स्पर्म इसमें,
यहां तक तो केवल स्पर्म था, कहा, यहां तक तो केवल स्पर्म था, यहां तक लिक्विड है, समझना ध्यान से, यहां तक लिक्विड है। उसके बाद यहां पर जैसे ही उन दोनों की चीजें मिली, किसकी चीजें, एक तो सीमेन के फाइब्रिनोजन और प्रोस्टेट ग्लैंड के क्लॉटिंग एंजाइम, तो अब यहाँ के बाद चीजें क्या हो गई, दही जैसा, उसको क्या बोलेंगे, कोगुलेटेड, सेमी सॉलिड बोलो ना, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, ठीक है। और वो अब सेमी सॉलिड दही जैसा समझो ना, वही बाहर निकलेगा सेमी सॉलिड, ठीक है। और बाहर निकलने के 15 से 20 मिनट बाद फिर से वो लिक्विड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण मैं समझा रहा हूँ। पहले ये समझा रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है कोगुलेशन का, नोट्स में नहीं लिखा हुआ, समझा देता हूँ। यहाँ पे लग रहा है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। देखो मैंने क्या बोला, मेल नहीं चाहता है कि उसका स्पर्म का एनर्जी मेल बॉडी में ही बढ़वा दे, वो तो चाहता है फीमेल बॉडी में जाने का। तो अगर अभी वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो बताओ स्पर्म को मूव करने का स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, तो हो सकता है स्पर्म एक्टिव हो जाए, मूव करने लग जाए। तो मेल चाहता है कि नहीं, उसको हम मूव करने का जगह ही नहीं देंगे, उसको तो हम जमा के भेजेंगे, वो मूव कर ही नहीं सकता है। तो मेल बॉडी में उसको जमा दिए, पूरे यूरेथ्रा में जितना भी लंबा यूरेथ्रा है, यहाँ तक तो वो ऐसे ही आया था इनविट्री प्रोटीन के बाद। अब यहाँ क्या होगा, जम गया, जमा हुआ पार्ट बाहर निकला, जमा हुआ पार्ट बाहर निकला, तो वो जमे हुए पार्ट में मूव कर नहीं सकता है स्पर्म, जगह नहीं मिलेगा उसको, इंटर स्पेस कम मिलेगा उसको, इंटर पार्टिकल स्पेस, तो जम नहीं, मूव नहीं कर सकता। तो इसका अगर आपसे सिग्निफिकेंस पूछे, कोगुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो बोलना बस वही, स्पर्म का एनर्जी कंजर्व करने के लिए सीमेन को कोगुलेट करके बाहर निकाला जाता है। तो फिर बोला जाएगा जब स्पर्म को एनर्जी कंजर्व करना था कोगुलेट कर देगा। लेकिन मेल बॉडी में जाने के बाद फिर उसको मेल बॉडी से बाहर जाने के बाद, चाहे वो फीमेल बॉडी में जाए चाहे वो एनवायरमेंट में जाए, बाहर रिलीज हो जाए, जाने के बाद फिर वो लिक्विफाई क्यों हो जाता है, तो अगर लिक्विफाई नहीं होगा तो वहां तो स्पर्म को मोटिलिटी दिलाना है ना, ठीक है। अगर वो फीमेल के वेजाना में नहीं डाला तो आज नहीं डाला, कभी तो कभी डालेगा। लेकिन ये तो मान के चल रहे हैं कि स्पर्म बना है फीमेल के वेजाना में डालने के लिए, तो जिस दिन डालेगा अगर वो दही का दही रह जाएगा, जमा का जमे रह जाएगा, तो स्पर्म मूव ही नहीं कर पाएगा, तब तो कोई फायदा नहीं हुआ स्पर्म भेजने का। तो वहां जाने के 15-20 मिनट बाद उसको गला देना है, तब स्पर्म फ्री हो जाएगा, तब उसके बाद वो आगे मूव कर लेगा। इसलिए अगर बाई चांस स्पर्म डल भी गया गलती से फीमेल वेजाना में, 15 से 20 मिनट के अंदर अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इंस्टेंटली लेते हैं तो स्पर्म वही है वेजाना में, ये गला दो उसको, तुरंत गल जाएगा वो। लेकिन 15-20 मिनट बाद स्पर्म मूव करके आगे जा चुका है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है वो तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के जरिए क्या बता दिया कि क्या सिग्निफिकेंस है स्पर्म को जमा, सीमेन को जमाने का, बस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फिर लिक्विफाई क्यों किए, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी तो मिले उसको। अब बात करते हैं कि जमता कैसे और ये लिक्विफाई कैसे होता है, समझो। देखो पहले क्या रिलीज हुआ, सामान्य फ्लूइड, उसमें क्या है, फाइब्रिनोजन, जो क्या लिखा है फाइब्रिनोजन। आपको पता है कि फाइब्रिन किसी भी चीज को जमाने के लिए जिम्मेवार होता है, लेकिन यहाँ तो फाइब्रिनोजन है, तो पहले ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट तो हो, समझ रहे हो मेरी बात, ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट तो हो। देखो फाइब्रिनोजन कहाँ रिलीज हुआ है, समाइनल वेसिकल में, है कि नहीं, समाइनल वेसिकल में ही रिलीज हो गया, है कि नहीं। और पता है इसको कन्वर्जन जो कराएगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, ये कराएगा क्लॉटिंग एंजाइम। कौन कराएगा, क्लॉटिंग एंजाइम। अब मुझे बताओ क्लॉटिंग एंजाइम कहां से रिलीज होगा, प्रोस्टेट में ना, यस और नो, ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड में, मतलब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, कहां पे बोलो, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, यस और नो, वहीं पे रिलीज होगा ना। अब मुझे बताओ जब ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा में रिलीज होगा तो क्लॉटिंग एंजाइम इस फाइब्रिनोजन को तोड़ के बना देगा फाइब्रिन। तो मुझे बताओ फाइब्रिन कहाँ बना है, समाइनल वेसिकल में क्या, अरे नहीं, वो कहाँ बना है, वो बना है प्रोस्टेट यूरेथ्रा में। कितनों को समझ में आ गया बात, प्रोस्टेट यूरेथ्रा में, ठीक है। और अब क्या हो गया, कोगुलेशन ऑफ सीमन, यही क्या करा दिया, कोएगुलेशन ऑफ सीमन। अब कैसे जमता है इस समय ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। अब जम तो गया, अब ये सीमन ही रिलीज क्या होगा, क्या हो गया, इसका इजेक्युलेशन हो गया मेल बॉडी से बाहर। मेल बॉडी से बाहर जब गया तो इसी के साथ एक और चीज गया है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का ये पार्ट बन के, वो है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। क्या है वो, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन ये अभी कहाँ है, सुना ध्यान से, ये अभी कहां पर रिलीज हुआ है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा में, प्रोस्टेट यूरेथ्रा में। होता क्या है जब ये एंजाइम प्रोस्टेट यूरेथ्रा में रिलीज होता है
तो 15 से 20 मिनट तक ये इनएक्टिव ही रहता है नेचुरली, और आफ्टर 15 से 20 मिनट, आफ्टर 15 से 20 मिनट, आफ्टर 15 से 20 मिनट ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। कौन? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। और जब प्रोफाइब्रिनोलाइसिन खुद एक्टिव हो जाएगा 15 से 20 मिनट बाद, तब तक तो इजैकुलेशन हो गया। क्योंकि देखो, अगर इजैकुलेशन होना था तभी तो मेल सेक्सुअली एक्साइट हुआ है, तभी प्रोस्टेट का भी सिक्रीशन आया, सेमाइनल वेसिकल का भी सिक्रीशन आया, नहीं तो स्पर्म रखा हुआ था एम्पुला में, इतना अच्छा खासा रखा हुआ था, सेक्सुअली एक्साइट हुआ तब ना सीमेन बना, तब ना इजैकुलेट हुआ, तो इजैकुलेट हो गया, तो ये अभी अभी जस्ट बना है और रिलीज हुआ है। 15-20 मिनट के बाद मेल बॉडी से बाहर निकल चुका है सीमेन, और उसी में प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। अब 15 से 20 मिनट बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें? फाइब्रिनोलाइसिन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? फाइब्रिनोलाइसिन। और पता है, यही फाइब्रिनोलाइसिन इस सीमन के इस फाइब्रिन को तोड़ देगा। क्या करेगा? फाइब्रिन ब्रेकडाउन कर देगा। फाइब्रिन ब्रेकडाउन, नाम देख लो, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिन को तोड़ देगा। अब मुझे बताओ, फाइब्रिन ही तो सीमन को जमा के रखा था, और फाइब्रिन टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीमन का लिक्विफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमन का लिक्विफिकेशन हो जाएगा। समझ में आया कैसे लिक्विफिकेशन होता है, कैसे कोगुलेशन होता है? एक बार फिर से समझा देता हूँ, देख लो। देखो, सेमाइनल फ्लूइड जो है वो रिलीज किया फाइब्रिनोजन, कहाँ पे? सेमाइनल वेसिकल में रिलीज कर दिया। सेमाइनल वेसिकल से कहाँ पहुंच गया? प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंच गया। कैसे? वाया इजैकुलेटरी डक्ट पहुंच गया। लो ठीक है, लो मैं लिख देता हूँ, वाया इजैकुलेटरी डक्ट लिख दूं, वाया इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पहुंच गया? वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद उसको क्या मिल गया? क्लॉटिंग एंजाइम। जो कौन रिलीज किया? खुद प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ने रिलीज किया, खुद प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने रिलीज किया है, और वो क्लॉटिंग एंजाइम ने फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन में, और फाइब्रिन क्या कर दिया? कोगुलेशन ऑफ स्पर्म, परफॉर्म्स कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, परफॉर्म्स कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है भाई, स्पर्म जम गया, मतलब स्पर्म का पूरा पूरा सीमेन जम गया, पूरे सब कुछ को इकट्ठा करके जमा दिया, दही जैसा बना दिया। अब क्या हुआ? मेल बॉडी से बाहर इजैकुलेशन हो गया, और इजैकुलेशन के बाद उसी में क्या था? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लिख देता हूं मैं, आफ्टर 15 से 20 मिनट ऑफ इजैकुलेशन चलेगा, आफ्टर 15 से 20 मिनट ऑफ इजैकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव, एक्टिव आफ्टर 15 से 20 मिनट ऑफ इजैकुलेशन। तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में था, इजैकुलेशन के थ्रू बाहर निकला, और 15 से 20 मिनट के बाद एक्टिव हुआ, और एक्टिव होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? फाइब्रिनोलाइसिन में। प्रो हट गया बस। और अब क्या हुआ? ये फाइब्रिनोलाइसिन फाइब्रिन को तोड़ दिया, जो सीमेन में फाइब्रिन था जमा हुआ सीमेन, फाइब्रिन टूट गया तो जमा हुआ पार्ट लिक्विड हो गया, खेला समाप्त। अब स्पर्म मूव कर सकेगा। बोलो समझ में आया? कोगुलेशन ऑफ स्पर्म। अधिक एनी डाउट? नो सर। इरहान, ज्योति, No, रिभा, no, sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब मैं आपको नोटबुक में लिखा हुआ दिखा देता हूँ सारा मैटर। कहाँ गया? ये देखो, ये वाला पार्ट कर लेंगे, ये वाला पार्ट ये इस पेज में पहले आ गया, फिर हो सकता है मैंने क्लास में पहले पढ़ा दिया होगा, टाइम नहीं होगा इसलिए। ये देखो सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा बात लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब बात मैंने लिख दिया है, देखो दिख रहा है, एनर्जी सोर्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कॉपर स्प्लेट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो हटा देंगे तो स्पर्म ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? ये देखो सीमेन का कोगुलेशन। ठीक है, अच्छा एक काम करना, आप प्रोस्टेट ग्लैंड में, यहाँ पे लिखा है ना मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में वो बातें ढूंढ लेना कि 5 लोब में कौन कौन से लोब होते हैं। ठीक है, 1, 1, 2 और 1 लिख लेना है। बात समझाया मैंने? एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, 2 लेटरल और एक मीडियल। ठीक है, इसके बाद इसमें सबके काम लिख लेना, मैंने समझा दिया, लिख लेना ऐसे करके। इसके काम यहाँ नीचे में लिख लेना, इसका काम लिख लेना नीचे में, और इसका काम लिख लेना नीचे में, मेरा समाप्त है। ठीक है, चलो अब प्रोस्टेटिक ग्लैंड में ही आपको मैंने साइट्रिक एसिड नहीं बताया, ऐड कर लेना, साइट्रिक एसिड भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे बड़ा सा हेडिंग डाल देना। कहाँ पे? यहाँ पे
हेडिंग डालना भूल गया लड़का। कोगुलेशन ऑफ सीमन, कोगुलेशन ऑफ सीमेन, सीमन को कोगुलेट किया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, नोट्स अपडेट कर लेना। हाँ, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ सीमेन। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा समझा रखा है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। आप चाहो तो इसमें क्या कर लेना, यहाँ पे फाइब्रिनोजन लिखा हुआ है ना, इसको क्या कर लेना, अरे वहां से देख के सही मतलब कि ऐड कर लेना है ना, ऐड कर लेना ना इसको सारा बात, जैसे जैसे मैंने बताया। ये वाला जो स्क्रीन मतलब ये वाला जो है ना, एक मिनट रुको यार, अरे लगाओ, ये मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हाँ 1 सेकेंड। हाँ तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो चार्ट मैंने अभी समझाया ना आपको, कोगुलेशन ऑफ सीमन, ये वाला, ये वाला आप उसको वहां पे ऐड कर लेना करेक्शन करके, ठीक है, बस सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका सारे के सारे ग्लैंड मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब इससे आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज की क्लास में हो नहीं पाएगी, क्योंकि सभी का फिजिक्स का क्लास है, तो आप लोग जाइए। ठीक है, क्योंकि आगे हो नहीं पाएगा इससे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे चीजों को। एनसीईआरटी में सब कुछ भी नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में सब कुछ था डिटेल में, नए वाले एनसीईआरटी में, पुराने मतलब क्या 2005 के पहले, ठीक है, उसमें सब कुछ था, अब उड़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। अतीक, नो सर। ईरान, ज्योति, नो विभा, नो सर। चलिए नोट्स में यहाँ तक पढ़ के आइएगा। और ज्योति, पढ़ाई कीजिए, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई टाइम पास से सिलेक्शन नहीं होता है, और फैशन से भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको टारगेट करके बोल रहा हूँ फैशन वगैरह, नहीं। बात क्या है कि लड़कियां अगर पढ़ाई नहीं करती है तो ज्यादातर केस यही होता है कि वो फैशन में मतलब टाइम पास कर रही है। सिलेक्शन सक्सेस नहीं होता, पछताइएगा बाद में, बाद में पछताइएगा, अभी नहीं पछताइएगा, बाद में पछताइएगा। पढ़ाई कीजिए, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, मैं सीधे बोल रहा हूँ, आप पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, दिल पे लेते हैं तो लीजिए, कम से कम पढ़ाई तो शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम वाले में एंडोक्राइन में मिलते हैं। बाय बाय।